नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। फिलहाल मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हमें चलती हुई नजर आ रही है। निफ्टी 50 की बात करें तो 13,700 के ऊपर पहुंच चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि सोच रहे हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुकी है और ये सारे फैक्टर्स के चलते उनका मानना है कि फिलहाल मार्केट से निकल जाना चाहिए, फिलहाल एग्जिट कर जाना चाहिए और जब मार्केट में करेक्शन आ जाएगा, जब मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिल जाएगा, उसके बाद वापस हमें नीचे के लेवल पे एंट्री का मौका मिल जाएगा और वहां पर हम री एंटर कर जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या ऐसा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। मनी कंट्रोल पर इसी के बारे में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सेंसेक्स एट ऑल टाइम हाई, शुड यू एग्जिट योर इन्वेस्टमेंट एंड री एंटर एट लोअर लेवल्स? द मार्केट्स आर हाई एंड दे लुक ओवर वैल्यूड, मेनी आर वरीड ओवर द एक्सपेंसिव मार्केट्स, बट द बिगर क्वेश्चंस दैट इन्वेस्टर मस्ट आस्क आर द फॉलोइंग। ये तो सोच लेते हैं कि मार्केट अभी एक्सपेंसिव है, निकल जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई और क्वेश्चंस भी हमें अपने आप से पूछने चाहिए कि व्हेन विल इट ऑल, कब ये मार्केट गिरने वाली है, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। उसका कम से कम आपको अंदाजा होना ही चाहिए। What if it does not fall much? That is, what if it a time bound correction or not price bound one? जैसे कि आपको पता है मार्केट में दो टाइप के करेक्शन होते हैं। एक तो होता है कि प्राइस बाउंड करेक्शन, जहां पर हमें निफ्टी 50 का प्राइस ही गिरता हुआ नजर आएगा। सपोज कि 13,700 से गिरकर वो 12,700 हो जाता है, 12,000 हो जाता है, तो ये होगा प्राइस बाउंड करेक्शन। दूसरा करेक्शन ये हो सकता है टाइम बाउंड करेक्शन, कि 1 साल तक 2 साल तक निफ्टी में तेजी देखने को ना मिले लेकिन साथ ही साथ गिरावट भी देखने को ना मिले, तो आपके रिटर्न्स बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएंगे। 1-2 साल आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वहां पर आपको कुछ भी मुनाफा नहीं देखने को मिलेगा। ये होगा टाइम बाउंड करेक्शन। तो ये कैसा करेक्शन आएगा ये भी अपने आप को पूछना बहुत ही जरूरी होता है। और सपोज कि प्राइस बाउंड का करेक्शन आ जाता है तो कितने तक ये मार्केट हमें नीचे जाती हुई नजर आ सकती है, कौन से लेवल तक जाती हुई नजर आ सकती है? क्या मार्केट 13,000 जाएगी, क्या 12,000 जाएगी, क्या 11,000 जाएगी, क्या 10,000 जाएगी? इसके बारे में भी खुद को क्वेश्चन पूछना बहुत ही जरूरी हो जाता है। नाउ लेट्स अप्लाई दिस लॉजिक टू स्टॉक मार्केट। अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर इन अ डिलेमा। शुड वी बुक प्रॉफिट्स फॉर नाउ एंड एंटर again when the market falls? Let's say you execute this thought and sell all your investment today with the plan of entering the market again when it falls, and let's assume your decision is proved right and the market falls drastically in next few days or weeks. तो ये तो भाई देखिए हर एक इन्वेस्टर्स का सपना ही है कि अगर हम सोचते हैं कि अभी मार्केट ओवर वैल्यूड है, बेच देते हैं और फिर गिर जाएगी तब ले लेंगे, और सपोज कि ऐसा हो जाता है, आपने सोचा कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, आप यहां पर एग्जिट कर रहे हैं और उसके बाद मार्केट एक्चुअली गिर जाती है अगले आने वाले हफ्तों में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है उसके बारे में मनी कंट्रोल पर जो आया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इफ दैट हैपेंस इट इज नॉट गुड न्यूज, ये एक अच्छी न्यूज नहीं होगी। दिस इज बिकॉज यू आर प्रूवन राइट इन दिस डिसीजन, यू विल डू इट अगेन इन द फ्यूचर। अब यहां पर आप सही हुए हैं कि आपने जो अंदाजा लगाया था कि मार्केट गिरने वाली है और मार्केट गिरी, तो आपको लगेगा कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, जो भी मैं अंदाजा लगाऊंगा वो सही ही होने वाली है। दैट इज यू विल टाइम द मार्केट अगेन एंड अगेन, एंड दिस इज अ बैड हैबिट। ये एक अच्छी आदत नहीं है। मार्केट को आप हमेशा टाइम करेंगे कि जब मार्केट गिर जाएगी तो आप सोचेंगे अभी ये मार्केट ऊपर जाने ही वाली है, और जब ऊपर होगी तो अभी ये मार्केट गिरेगी, अब बेच देते हैं। हर टाइम आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करोगे अगर आप अभी सक्सेसफुल हो जाते हैं। इफ यू टाइम द मार्केट 10 टाइम्स इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स एंड यू आर रॉन्ग जस्ट 3 to 4 टाइम्स, सपोज आप 10 बार ऐसा करते हैं, मार्केट गिरेगी, मार्केट चढ़ेगी, मार्केट अब गिरने वाली है, अब बेच दो, तो ऐसा सपोज आप 7 से 8 बार, 6 से 7 बार आप सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, सिर्फ 3 से 4 बार अगर आप रॉन्ग हो जाते हैं तो यू मे स्टिल लूज मनी ओवरऑल, फॉरगेट अबाउट मेकिंग ग्रेट रिटर्न्स। तो आप जो 3-4 बार फेल हुए रहेंगे और जो मार्केट की रैली आपने मिस की होगी उसमें आपके मल्टी बैग रिटर्न्स आपने बहुत ज़्यादा मिस कर दिए होंगे। इसीलिए यहाँ पर कहना है कि ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। अगर आप फिलहाल मार्केट को टाइम करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये आपकी आदत हो जाएगी जो आपको फ्यूचर में मल्टी बैग रिटर्न से वंचित रख सकते हैं। When will market falls? ये भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। I know investors who sold their portfolio in the month of July 2020. The market had recovered significantly from its March lows and the economic activity had hardly started. ऐसा बहुत बार हुआ था, ऐसे कई इन्वेस्टर्स थे जो कि ऐसा सोच रहे थे और उन्होंने कर भी दिया था कि जब मार्च के लो से 7,500 से रिकवर होकर मार्केट 10,000 तक पहुंच गई थी तो ऑफकोर्स लोगों को ये लगना स्वाभाविक भी है कि क्योंकि इकोनॉमी तो बंद पड़ी थी, लॉकडाउन की सिचुएशन देखने को मिल रही थी, मुश्किल से कुछ काम हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग सब बंद पड़ा था, तो ऐसे में मार्केट चढ़ रही थी, तो काफी लोगों ने सोचा कि अभी फिलहाल बेच देना अच्छा रहेगा. लॉजिकली स्पीकिंग इट वाज अ राइट कॉल. मेनी इन्वेस्टर्स एंड एक्सपर्ट्स वर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू फॉल अगेन. वी आर इन December 2020 now and we all know what has happened from July onwards. It is not about being logically right but about developing the right habit. और आपको पता ही है जुलाई के बाद अगर आपने जुलाई में खरीदा भी होता तो भी फिलहाल मार्केट कितनी ज्यादा ऊपर निकल चुकी है, तो इसीलिए मार्केट को टाइम करना सही नहीं हो सकता. भले ही लॉजिकली कितना भी आपको सही लगे, मार्केट ऊपर जा रही थी, काम कुछ चल नहीं रहा था, तो लॉजिकली स्पीकिंग मार्केट को नीचे और आना ही चाहिए था. लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, लिक्विडिटी की वजह से ऐसा नहीं हुआ और मार्केट हमें ऊपर जाती हुई नजर आई थी. तो ऐसी 10 में से अगर एक गलती भी ऐसी हो जाएगी तो आपके मल्टी बैगर रिटर्न्स यहां पर खत्म होते हुए नजर आ सकते हैं. आई ऑल्सो नो अ फ्यू ऑफ दीस इन्वेस्टर्स हु एंटर्ड द मार्केट अगेन इन September October 2020. It was not easy for them to watch the markets grow continuously when this had sold their investment in anticipation for a fall. ऐसा भी हो सकता है अगर आप बेच देते हैं उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती है तो आप वो देख नहीं पाएंगे और आपको वापस मार्केट में एंटर करने का मन होगा. Far more money has been lost by investors preparing for corrections or trying to anticipate corrections than has been lost in correction themselves. ऐसा पीटर लिंच का कहना है. लोग इतना डर जाते हैं कि करेक्शन आएगा, क्रैश आएगा, सब कुछ बेच दो, टोटली मार्केट से एग्जिट कर जाओ, और जब मार्केट उसके बाद ऊपर जाना ही शुरू कर देते हैं तो जो रिटर्न्स वो कमा सकते थे उन्होंने जो मिस कर दिए हैं वो ज्यादा पैसा लूज करते हैं इन कंपैरिजन टू जब मार्केट एक्चुअली नीचे आ जाती है. ऐसा पीटर लिंच का कहना है. सिमिलरली इफ यू सेल टुडे एंड द मार्केट कीप्स राइजिंग फॉर अनदर फ्यू वीक्स और मंथ, इट विल बी एक्सट्रीमली difficult for you to take any decision. Each day will present a dilemma. तो ये तो ऑफ कोर्स एक सही बात है. सपोज आप मार्केट अभी करंटली पूरी तरह से एग्जिट कर जाते हैं और मार्केट और 15,000 के लेवल तक हमें जाती हुई नजर आएगी, तो ऐसी सिचुएशन में हर एक दिन बहुत ही बुरी आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस देगा, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस आपको फेस करना पड़ेगा. What if there's only a time bound correction? Correction can be price bound the way we had in 2008 and 2020, and it can be time bound as well. That is the markets remain in a certain range for a long time. काफी समय तक मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आ सकती है. एग्जांपल के बारे में बात करें तो फ्रॉम December 1993 till February 1999 for more than 5 years the Sensex was range bound between 3,000 to 4,000 levels. तो आप समझ सकते हैं कि 5 साल तक हमें टाइम बाउंड करेक्शन देखने को मिला था. हालांकि इसमें भी आपको 20% 25% के आसपास का करेक्शन देखने को मिल गया, लेकिन कोई मेजर करेक्शन 40 50 60% के आसपास का करेक्शन यहां पर भी हमें देखने को नहीं मिला था. फ्रॉम जुलाई 2009 टिल दिसंबर 2011 अगेन द सेंसेक्स वाज रेंज बाउंड. आफ्टर मूविंग इन अ रेंज द मार्केट स्टार्टेड मूविंग अप अगेन इन बोथ द केसेस. दोनों ही बार ऐसा ही हुआ था. 1999 के बाद भी भारी तेजी देखने को मिली और 2011 के बाद भी हमें मार्केट में भारी तेजी देखने को मिली थी. इफ दैट हैपेंस अगेन इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स योर प्लान टू री एंटर एट लो वैल्यूज मे नेवर फ्रुक्टिफाई. तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप सोचते हैं कि मार्केट में करेक्शन आएगा, सपोज तेजी नहीं आती लेकिन करेक्शन भी नहीं आता, तो आप वापस एंटर ही नहीं कर पाएंगे मार्केट में. तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका री एंटर करने का जो सपना है वो सपना ही बनकर रह सकता है. ऐसा मनी कंट्रोल का जो आर्टिकल कह रहा है. इफ इट फॉल्स देन हाउ मच. अगर गिरती भी है तो कितना गिरेगी. डिड यू इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट इन मार्च 2020? नो. ज्यादातर लोगों ने यहां पर ह्यूज अमाउंट नहीं लगाया था क्योंकि डर का माहौल बना हुआ था और यहां पर बहुत ही ज्यादा पेसिमिज्म हमें फैलता हुआ नजर आया था, नेगेटिविटी फैलती हुई नजर आ रही थी. तो ऐसे में मार्च में भी कई लोगों क्या ज्यादातर लोगों ने यहां पर पैसे ज्यादा लगाए नहीं थे, बल्कि यहां पर माल वो बेच भी रहे थे. मे बी बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू फॉल मोर. वी एज ह्यूमंस हैव दिस डीप डिजायर टू बाय एट लोवेस्ट लेवल एंड हु विल टेल्स यू वेयर द बॉटम इज. टीवी एक्सपर्ट, योर एडवाइजर, नेबर्स, कॉलीग्स और फ्रेंड्स. ऐसी सिचुएशन कई बार हमें देखने को मिली है हर पर्टिकुलर स्टॉक में भी और मार्केट में भी. जब मार्केट मार्च में क्रैश हुआ 7,500 8,000 का निफ्टी हमें देखने को मिला था, तब भी लोग यही सोच रहे थे कि मार्केट और नीचे आएगा, 6,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा, तब खरीदेंगे. तो ऐसे एज ए ह्यूमन, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसे कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी होता है. एज अ बेसिक ह्यूमन सबके अंदर ये नेचर होता है कि हमें एकदम लोवेस्ट पे मिल जाए तो उससे अच्छा और कुछ नहीं रहेगा, बॉटम पे मिलेगा, टॉप पे निकल जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता. इन्वेस्टिंग एट द लोवेस्ट पॉइंट एंड एग्जिस्टिंग एट द टॉप इज अ मैटर ऑफ लक, नॉट रिसर्च. ये कोई रिसर्च नहीं है, ये सिर्फ आपकी किस्मत चमक गई है. देयरफॉर द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू इन्वेस्ट एट एवरी लेवल, इवन एट टुडेज लेवल इन December 2023. तो ये जो आर्टिकल आया था मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है. यहाँ पर इस प्रकार की बात की जा रही है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट से फिलहाल एग्जिट कर लेंगे टोटली और बाद में नीचे के लेवल पे हम एंटर कर लेंगे जब मार्च में वापस क्रैश आएगा,
तो ऐसी सिचुएशन में मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। यहाँ पर 500 पॉइंट की गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जनरली होता क्या है, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के साथ यही होता है कि सपोज मार्केट गिर जाती है और 12,000 के लेवल हमें सपोज देखने को मिल जाते हैं और आपने यहाँ पर एग्जिट भी कर लिया, तो भी आप यही सोचेंगे कि मार्केट और नीचे आएगी, 11,000 के लेवल्स हमें देखने को मिलेगा। जितना वो नीचे जाएगा आप यही सोचते जाएंगे कि और नीचे जाएगी, उसके बाद ही खरीदेंगे, और जब वहां पर हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है तो आप यहाँ पर पछताते रह जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना यही है कि जो भी आपने लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स रखी है उसे कंटिन्यू होल्डिंग कर लीजिए। आपने जो भी अच्छे शेयर्स रखे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग रखे हैं, उन्हें कंटिन्यू होल्डिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड भी करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, या फिर ऐसा कोई शेयर है जहां पर आपने बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर दे दिया है, तो वहां पर आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, कितनी भी फंडामेंटली स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका आधा पोर्टफोलियो उसी स्टॉक में है तो वो बहुत ही रिस्की हो जाता है, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है और उसे कोई भी एंटीसिपेट नहीं कर सकता। मैं तो ये कहता हूं कि प्रमोटर्स को भी कई बार पता नहीं चलता कि ये सिचुएशन आएगी, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, कोई नए रूल्स आ गए, तो ऐसे में प्रमोटर्स भी कुछ नहीं कर सकते। तो बिजनेस वर्ल्ड में ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है। इसीलिए अगर आपने कोई ज्यादा एक्सपोजर लेकर रखा है तो वहां पर पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको याद होगा तो हम भी पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग स्टेप बाय स्टेप हम करते आए हैं। जिस शेयर में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं, ज़्यादा एक्सपोजर है, तो हमने वहां पर पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग भी किया है। लेकिन कभी भी अच्छे स्टॉक्स को खरीदने के हमने यहाँ पर मना नहीं किया, और हम स्टॉक्स रेगुलरली आपको सजेस्ट भी करते आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, इवन एट टुडेज लेवल इन December 2020 आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरा मानना है इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए, लेकिन ऐसे शेयर्स में जो कि आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। हर एक टाइम पर, हर एक दिन उन्हीं स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर आपको वैल्यू मिल रही हो, वैल्यू दिख रही हो। उसके अलावा इन्वेस्ट करने का कोई भी मतलब यहां पर दिखाई नहीं देता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।